नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने में सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की। IRENA ने ए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 आउटकम्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल करने को मंजूरी दी। भारत के विदेश मंत्री ने मलेशिया की यात्रा की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मी को जमानत देने में सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के आरोपी पुलिस अधिकारी को हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किया। इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने एक अपवाद को भी प्रस्तुत किया है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार के अपने पूर्व के फैसले का भी उल्लेख किया। अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को भारत की किसी भी अदालत या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की विशेष अनुमति देने या स्पेशल लीव पिटीशन को मंजूरी देने की विवेकाधीन शक्ति देता है। हालांकि यह शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून द्वारा गठित किसी भी अदालत या अधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होती है। हिरासत में मौत यानी कस्टोडियल डेथ वास्तव में जेल में हिंसा का एक रूप है। इस हिंसा में मुख्य रूप से पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में हिंसा शामिल है। इनमें बलात्कार और यातना जैसी हिंसाएं भी शामिल हैं। हिरासत में मौत से सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहले समझते हैं संवैधानिक सुरक्षा के बारे में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। वहीं कानूनी सुरक्षा की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 में हिरासत के दौरान अपराध को जबरन कबूल कराने के लिए पहुंचाई गई चोट हेतु सजा का प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लेगी। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में हिरासत में मौत के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का प्रावधान किया गया है। यहां भी IPC की तरह ही CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। इस दिशा में कुछ अन्य प्रकार की सुरक्षा भी दी जाती है, जैसे सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नविदा लागू की गई है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कैद में रखे गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश में हिरासत में मौत या बलात्कार की घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने का प्रावधान किया गया है। खबर के आखिर में हिरासत में मौत को रोकने में क्या चुनौतियां आती हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। भारत ने अभी तक यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1997 की अभी पुष्टि नहीं की है। भारत में यातना को रोकने वाले राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का अभाव है। लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक कार्यवाही, जब भी अपराध और विशेष रूप से जघन्य अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है, तब पुलिस पर मामलों की तह तक जाने के लिए बहुत अधिक दबाव होता है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की। आपको बता दें कि IFC ने 2010 में ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम और 2017 में सोशल बॉन्ड कार्यक्रम आरंभ किया था। गौरतलब है कि ग्रीन बॉन्ड कार्यक्रम का उद्देश्य निजी क्षेत्र की उन पात्र परियोजनाओं के लिए निवेश की व्यवस्था करना है जो जलवायु परिवर्तन शमन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए $2 बिलियन से प्रति वर्ष 3.3 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा सोशल बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए $1.2 बिलियन से
कृषि व्यवसाय, महिलाओं का वित्तीय समावेशन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। इसके साथ ही यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। चलिए अब ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये संधारणीय जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन, प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए नामित ऋण प्रतिभूतियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में वित्त मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGBs फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी। इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाएं शामिल नहीं है। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड 2015 में यस बैंक लिमिटेड ने जारी किया था। इसके अलावा 2023 में भारत ने 80 अरब रुपए मूल्य के अपने पहले SGBs की पहली किस्त जारी की थी। सोशल बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो ये सरकारों और निगमों द्वारा जारी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके माध्यम से अभावग्रस्त आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए किफायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक जरूरतों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। इसके साथ ही 2023 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD ने सोशल बॉन्ड्स के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई थी। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरी मुख्य खबर की ओर। IRENA ने ए वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ट्रैकिंग COP28 आउटकम्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट नवंबर 2023 में आयोजित UNFCCC के COP28 में व्यक्त प्रतिबद्धता की दिशा में वैश्विक प्रगति को ट्रैक करती है। इस प्रतिबद्धता के अनुसार साल 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एनर्जी ट्रांजिशन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के बारे में समझते हैं। इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1981 में नैरोबी केनिया में ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बाद में साल 2009 में जर्मनी के बॉन में IRENA की स्थापना हुई। उस समय 75 देशों ने IRENA संविधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक अग्रणी वैश्विक अंतर सरकारी एजेंसी है। ये नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है। यह देशों को उनके एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता करती है। साथ ही ये प्रौद्योगिकी पर अत्याधुनिक डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है। भारत सहित 168 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। IRENA की प्रमुख रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर आसियान और रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर आदि। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बेंचमार्क निर्धारित होने के बावजूद अभी भी अपर्याप्त प्रगति हुई है। साल 2023 में वैश्विक एनर्जी मिक्स में 473 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया गया था। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 73% था। हालांकि 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 1100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने की जरूरत है। भौगोलिक तौर पर असमान वृद्धि हुई है। 20.1% की वृद्धि के साथ एशिया नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में अग्रणी है। इस वृद्धि में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। विद्युतीकरण में प्रगति। विद्युतीकरण की सर्वाधिक संभावना सड़क परिवहन क्षेत्र में है। नए इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV मॉडल, वित्तीय प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना में सुधार इसके प्रमुख कारक हैं। चलिए अब 3 गुना उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में सामने आ रही चुनौतियों के बारे में समझते हैं। इसके वित्त पोषण की लागत बढ़ रही है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दे भी मौजूद हैं। कुछ जगहों पर प्रौद्योगिकियों से जुड़ी बाधाएं हैं तो कुछ जगहों पर नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं हैं आदि। चलिए अब समझते हैं 3 गुना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई सिफारिशों के बारे में।
बहुपक्षीय वित्तीय तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए। सहायक अवसंरचना जैसे कि पावर ग्रिड, ऊर्जा भंडारण आदि को बेहतर किया जाना चाहिए। मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए आदि। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नवीकरणीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना चाहिए। संस्थागत और मानवीय क्षमता को बढ़ाना चाहिए। किफायती वित्त तक पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक यानी FWI रिपोर्ट 2024 जारी की। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम रैप के सहयोग से तैयार की गई है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के आयोजन से पहले प्रकाशित की गई है। गौरतलब है कि प्रति वर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आयोजित किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FWI रिटेल और उपभोक्ता, घरेलू एवं खाद्य सेवा के यहाँ बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करता है। यह सतत विकास लक्ष्य SDG 12.3 के 2 संकेतकों के गोल्स का समर्थन करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। ये 2 संकेतक हैं SDG 12.3.1A खाद्य हानि सूचकांक फूड लॉस इंडेक्स FLI इस संकेतक का उपसंकेतक है। FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है। गौरतलब है कि खाद्य और कृषि संगठन FLI का संरक्षक है। SDG 12.3.1B FWI इस संकेतक का उपसंकेतक है। FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित है। UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक FWI का संरक्षक है। वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम रैप के बारे में बात करें तो यह जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन NGO है। इसकी स्थापना 2000 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसके अलावा यह जलवायु संकट के कारणों से निपटने और पृथ्वी को संधारणीय भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। चलिए अब सहयोग के द्वारा खाद्य की बर्बादी को कम करने के लिए कुछ सुझाव जान लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल अपनाकर व्यवस्थागत तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्टोल्ड कमिटमेंट 2030 ऑस्ट्रेलियाई खाद्य समझौता इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा अपशिष्ट के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या हॉटस्पॉट क्षेत्रों को लक्षित करते हुए एक रोड मैप या खाद्य वितरण योजना तैयार करनी चाहिए। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2022 में सभी महाद्वीपों के परिवारों ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक एक वक्त का भोजन बर्बाद किया है। वहीं दूसरी ओर 783 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा संपूर्ण मानव आबादी के 1/3 हिस्से को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8 से 10% का योगदान करता है। रिपोर्ट में रेखांकित किए गए मुद्दों की बात करें तो बेहतर कोल्ड चेन की कमी के कारण अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय देशों के घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रिटेल व खाद्य सेवा क्षेत्रों पर उपलब्ध डेटा अपर्याप्त है। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था में तालमेल की कमी है। बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क GGN में शामिल करने को मंजूरी दी है। दरअसल इन 18 नए जियो पार्क्स के शामिल होने के साथ ही अब जियो पार्क्स की कुल संख्या 213 हो गई है। ये सभी जियो पार्क्स 48 देशों में स्थित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में यूनेस्को द्वारा नामित कोई जियो पार्क मौजूद नहीं है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क GGN के बारे में। ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना साल 2014 में की गई थी। GGN की स्थापना यूनेस्को के तत्वाधान में विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में की गई है। ग्लोबल जियो पार्क्स के बीच नेटवर्किंग और सहयोग GGN का एक महत्वपूर्ण घटक है। GGN में हाल ही में कुछ प्रमुख जियो पार्क्स शामिल किए गए हैं। पहला है लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोस पोलैंड।
यहाँ पैलियोजोइक और सेनोजोइक महाकल्प के ज्वालामुखियों के विशिष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है इम्पैक्ट क्रेटर झील फिनलैंड। यह यूरोप की सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रेटर झील है। ये 78 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी थी। तीसरा है उबेराबा ब्राजील। इसे लैंड ऑफ जाइंट्स भी कहते हैं। ये उपनाम इस पार्क की जीवाश्म विज्ञान से जुड़ी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। चलिए अब समझते हैं यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क यानी UGGPs के बारे में। जियो पार्क की अवधारणा की उत्पत्ति 1990 के दशक के मध्य में हुई थी। हालांकि UGGPs की स्थापना 2015 में हुई। UGGPs ऐसे एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भूवैज्ञानिक परिदृश्यों को कुछ समग्र उद्देश्यों से प्रबंधित किया जाता है, जैसे कि संरक्षण के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से और सतत विकास के उद्देश्य से। UGGP के प्रबंधन की बात करें तो जियो पार्क का प्रबंधन राष्ट्रीय कानून के तहत गठित वैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है। जियो पार्क का दर्जा स्थायी नहीं होता है। यह दर्जा 4 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। इस अवधि के बाद जियो पार्क का फिर से मूल्यांकन किया जाता है। UGGPs के लिए ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यानी GGN की सदस्यता भी अनिवार्य है। चलिए खबर के आखिर में अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। UGGPs का दर्जा स्थानीय समुदाय के भीतर अपने क्षेत्र के बारे में गर्व की भावना पैदा करता है। साथ ही यह क्षेत्र के साथ उनकी पहचान को भी मजबूत करता है। साथ ही जियो टूरिज्म को बढ़ावा देकर इससे राजस्व के नए स्रोत भी सृजित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। भारत के विदेश मंत्री ने मलेशिया की यात्रा की। आपको बता दें कि विदेश मंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। सबसे पहले भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने मलेशिया के साथ 1957 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। रणनीतिक संबंध की बात करें तो मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। साथ ही आसियान में भारत का एक प्रमुख भागीदार भी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। ये अभ्यास है थल सेना का हरमऊ शक्ति। इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन हर साल किया जाता है। नौसेना का समुद्र लक्ष्मण, यह संयुक्त समुद्री अभ्यास है। वायुसेना का उदार शक्ति और अंत में मिलन, इस बहुपक्षीय अभ्यास में रॉयल मलेशियाई नौसेना भी भाग लेती है। व्यापार की बात करें तो दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA नामक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत मलेशिया का द्विपक्षीय व्यापार 2021-2022 में $19.4 बिलियन तक पहुंच गया था। दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार का निपटान अन्य मुद्राओं के साथ साथ भारतीय रुपये में भी किया जा सकता है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करता है। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र भारत और मलेशिया के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कर्नाटक संगीत, कथक, नृत्य, योग और हिंदी भाषा में कक्षाएं आयोजित करता है। गौरतलब है कि 2015 में इस केंद्र का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यानी NSC-BICC कर दिया गया था। मानवीय सहायता, कोविड-19 महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 1 लाख से अधिक भारतीयों को मलेशिया से वापस लाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है तामाडोरा। तामाडोरा जी का जन्म कोया समुदाय में हुआ था। चलिए अब उनके योगदान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उन्होंने ओडिशा के मलकानगिरी के आदिवासियों विशेषकर कोया जनजाति के साथ मिलकर कोरापुट के राजा और अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही उन्होंने मलकानगिरी की ब्रिटिश पुलिस टुकड़ी को पराजित किया था। हालांकि कर्नल मैकॉइट के नेतृत्व में हैदराबाद से पुलिस टुकड़ी पराजित टुकड़ी की सहायता के लिए जरूर आई थी, लेकिन उसे भी कोया जनजाति के भीषण हमले के चलते निराशा हाथ लगी थी। तामाडोरा जी से हम नेतृत्व, साहस, सहानुभूति आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं।
बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। इस डेटाबेस को शांति सैनिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों को सजा दिलवाने में हुई प्रगति की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। संयुक्त ICI में फरवरी 2023 के सूचकांक की तुलना में फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक इन उद्योगों के संयुक्त उत्पादन और इनमें से प्रत्येक के प्रदर्शन को मापता है। ISARC कम मीथेन उत्सर्जन करने वाली चावल की किस्में विकसित करेगा। साथ ही ये प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उपज को भी बढ़ाएगा। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का हार्बर फेज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थित मोयर घाटी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां वन्य पर्यावास में जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी नेस्टिंग कॉलोनी है। CERN ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन यानी WRC लॉन्च किया है। WRC के उद्देश्य है समर्पित समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक नया कोरोना वायरस नेटवर्क लॉन्च किया है। यह मानव, जंतु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली ग्लोबल लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क है। इसमें वर्तमान में WHO के सभी 6 क्षेत्रों के 21 देशों की 36 लेबोरेटरीज शामिल हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन को कलाम 250 नाम दिया गया है। स्टेज 2 इंजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उपग्रहों को पृथ्वी के सघन वायुमंडल से आउटर स्पेस के डीप वैक्यूम में भेजता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।